नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर इस वक्त आप देख रहे हैं और रोज की तरह शुरुआत करते हैं आज की उन तस्वीरों से जो अपने आप में एक खबर बनी है। सबसे पहले आपको डीआरडीओ का वो एक हथियार दिखाते हैं जो स्वदेशी और भारत की शक्ति का प्रतीक बना। स्क्रीन पर आप इस वक्त माउंटेड गन सिस्टम को देख रहे हैं जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब जल्द ही सेना इसका ट्रायल करने जा रही है। माउंटेड गन यानी एक ऐसी गन जिसे एक आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर तैनात किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे आप कहीं भी तैनात कर सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं और फटाफट कहीं से भी हटा सकते हैं। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है और 1 मिनट में इससे 6 राउंड फायर किया जा सकता है। और अब अगली खबर क्रिकेट की है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज रांची में बड़े सादे अंदाज में अपना 44वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर धोनी ने केक काटा और अपने दोस्तों को खिलाया। इस मौके पर धोनी ने सभी को चॉकलेट भी भेंट की। वीडियो में धोनी का सादा अंदाज सबका ध्यान खींच रहा है। धोनी बिना किसी तामझाम के स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुए केक काटते दिखते हैं और दोस्तों को केक खिलाते भी हैं। और अब अगली तस्वीर केरल की है, इसे ध्यान से देखिएगा। सोशल मीडिया पर एक फॉरेस्ट अधिकारी ने इसको साझा किया है। जिस महिला को आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर रोशनी है। रोशनी केरल की रैपिड रिस्पांस टीम में है और वो 16 फीट लंबे एक कोबरा को पकड़ रही हैं। कोबरा को वहां से जंगल में ले जाकर छोड़ देती हैं। रोशनी इससे पहले जंगल में 800 सांपों को सुरक्षित पहुंचा चुकी हैं। हालांकि 16 फीट के कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू करने का ये उनका पहला अनुभव रहा। और ये अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश से आई है, कुल्लू से है। करोड़ों की लकड़ी यहां पर बह गई है, वो पंडो डैम पहुंच चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री ने इस मामले को की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि करोड़ों रुपए की इमारत की लकड़ी का जंगलों में अवैध कारोबार तो नहीं चल रहा था। पहाड़ों में जारी भारी बरसात और बाढ़ के बीच ये लकड़ियां पहाड़ी नदियों और नाले में बहती हुई दिखाई दी। ऐसे ही करोड़ों रुपए की लकड़ियां इसके पहले भी बाढ़ के वक्त सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार इनकी मात्रा कुछ थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा थी। और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार के सिवान में एक अजीब घटना हुई है। वहां पर एक शिक्षक स्कूल की छत पर चढ़ा, वहां से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। हारून रशीद नाम के टीचर को इस बात पर आपत्ति थी कि उसे मतदाता पुनरीक्षण कार्य में क्यों लगाया गया। ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद उसने बीएलओ यानी बूथ लेवल अफसर से जुड़े अपने दस्तावेज नहीं जमा किए और काम पर जाने से इनकार करता रहा। आखिर में प्रशासन ने सख्ती की तो वो छत पर चढ़ गया। हालांकि बाद में हारून को समझा बुझाकर छत से उतार दिया गया। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नोएडा की है। बरसात की शुरुआत में बड़े बड़े शहरों की पोल खुल रही है। आज नोएडा में भी यही हुआ। शहर के सेक्टर 100 में 12 फुट चौड़ा और 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया। जिस सर्विस रोड पर एक गड्ढा हुआ वो काफी व्यस्त रहने वाली रोड है और खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में ट्रैफिक होता है। और अब बात एक और सड़क की दिखाते हैं। सड़क और सिस्टम की पोल खोलने वाली ऐसी ये तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ से आ जाइए। स्थानीय लोगों ने सिर्फ 1 महीने पहले बनी सड़क को हाथ से उखाड़ कर बता दिया कि उसकी क्वालिटी कितनी खराब है। ये सड़क दुगांव और डोंगर गांव के बीच महीने भर पहले ही बनाई गई थी। आरोप है कि तारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी बिछा दी गई, जिसकी वजह से सड़क का अब ये हाल हो चुका है कि हाथ से ही उखड़ जाती है। तो ये शुरुआत करते हैं खबरों को विस्तार से देखने की आज की खबरों के खबर के इस कार्यक्रम में। आज जब मैं 9 बजे के लिए खबरें तैयार कर रहा था तो बिहार की वोटर लिस्ट का विवाद मेरे दिमाग में सबसे ऊपर था। बिहार में अपराध की कहानियां दूसरे नंबर पर थीं, लेकिन करीब 7:30 बजे बिहार के पूर्णिया से एक और खबर आई जिसने चौंका दिया। बहुत ही दर्दनाक और भीषण अपराध की यह खबर है। पूर्णिया के टेटागांव वार्ड में एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक घर पर हमला हुआ। हमले में भीड़ ने किया था। भीड़ में करीब 50 लोग शामिल थे।
50 लोगों ने घर में बंद 5 लोगों को बाहर खींचा, बहुत पीटा और फिर आग लगा दी। पांचों जलने लगे। जब आग बुझी तो लाशों को उठाकर गांव के तालाब में छिपा दिया गया। जिस घर पर हमला हुआ उसमें रहने वाली एक महिला को डायन समझा गया और गांव के 50 लोगों ने उस महिला के साथ उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। गांव के एक घर में एक बच्चा बीमार हुआ। घर के लोगों ने एक औरत पर आरोप लगाया कि उसने बच्चे पर टोटका किया है। बच्चे की बीमारी गंभीर हुई तो सब जज बन गए। जिस महिला पर डायन का आरोप लगा उसके घर में ये लोग घुस गए। 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। पुलिस प्रशासन, सरकार, शिक्षा और सुशासन सब एक बार फिर धरे के धरे रह गए। इस खबर में दुख है लेकिन उससे ज्यादा शर्म है उस सभ्य समाज के लिए जिसके शहर एआई की रफ्तार से कदम मिला रहे हैं, लेकिन उसके गांवों में महिलाओं को आज भी डायन बताकर परिवार के साथ जिंदा जला दिया जाता है। जहां घर घर आटा से ज्यादा मोबाइल फोन के डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, जहां जिंदगी से ज्यादा रील बन रही है, वहां एक गांव में 50 लोगों की भीड़ आती है और 5 लोगों को जिंदा जला देती है। ये रात की नींद छीन लेने वाली एक घटना है। हमारे पास एक चश्मदीद है जिसकी पहचान हमने छिपाई है क्योंकि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आप उसे सुनिए और उस भय को महसूस कीजिए जिसमें वो गांव जी रहा है जहां 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। कैसे होगा मारा? और कैसे होगा? कौन मारा? आदमी सब मारा। कौन आदमी? सब के आदमी था? का मिलकर। कितना आदमी था? 50 आदमी। हाँ। क्या बोल के मारा? काहे मारा? डायन बोल के मारा। किसको डायन बोलता था वो लोग? मम्मी सबको। मम्मी सबको? हाँ। तो क्या हुआ कल रात अचानक से? कितने बजे वो लोग सब आ गया? 10 बजे आ गया सब लोग? हाँ। क्या करने लगा वो लोग फिर? मारने लगा। किस चीज़ से? बांस से। बांस वगैरह से? हाँ। सबको मार। फिर वहाँ पे क्या क्या देखे तुम क्या देखे? कपार उपार फोड़ दिया सबका? हाँ। तुम कैसे बचे फिर? वहाँ से तुमको भी मारा है ना ये आँख पे? वहाँ से भाग भी गया था तुम क्या? हाँ। तुम भाग गए थे? तुम फिर मतलब तुम देखे कि मार दिया है सबको? हाँ। और क्या देखे तुम? और कुछ नहीं देखा। मेन कौन है मारने वाला? मेन कौन है? हम कैसे बोले कौन? तुम ये वो पहचानते थे किसी को? मतलब हाँ। किसको? नकुल को। नकुल को? कोई पड़ोसी है? नहीं। तो कौन है? गाँव मरर का? है। गाँव का? मरर है। ये बयान सुनकर वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बिहार में चुनाव भी है और उससे पहले अपराध और अपराधी घनघोर खौफ फैला रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं अराजकता को जैसे मान्यता अपने देश में मिल जाती है। मेरे खुद का यही अनुभव है। दंगा हुआ, लोग कहते हैं कि चुनाव होगा। भड़काऊ बयान आए, लोग कहते हैं कि चुनाव आ गया होगा। हत्याएं होने लगे तो लोग कहते हैं कि चुनाव भी होगा। क्या लोकतंत्र में चुनाव अपराधियों के लिए मुक्त चाल की गारंटी होता है? अजीब हालात है। कई बार बहुत उलझन होती है, लेकिन ये कड़वा सच है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का सवाल भी यही है कि चुनाव से पहले अपराध के 100 खून माफ क्यों हो जाते हैं? हर गलत चीज को यह कहकर जस्टिफाई क्यों किया जाता है कि अरे चुनाव है इसीलिए ऐसा हो रहा है? 5 लोग जिंदा जला दिए गए। शहरों में दौड़ा दौड़ा कर दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनाव में छवि खराब करने की साजिश की जा रही है। पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या जो है वो कर दी गई डायन होने के शक में, और अलग अलग जिलों से लगातार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हम बता रहे हैं कि चुनाव निकट जैसे जैसे आ रहा है, ये अराजकता फैलाने वाले लोग जिस बिहार के जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, वो लोग ये जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं, चाहे दरभंगा के अंदर अजय यादव की हत्या का बात हो, पटना या पूर्णिया या बिहार के अंदर कहीं भी आप देखें कि 24 घंटे से 48 और 72 घंटे के अंदर एक्शन होती है और रिजल्ट आता है। अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं, और अब तो बिहार में इनकाउंटर भी शुरू है, बुलडोजर भी चल रहा है। ये आप सुन रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब को। पूर्णिया की दिल दहला देने वाली वारदात ऐसे वक्त में सामने आई जब पहले ही बिहार में एक के बाद एक लगातार मर्डर हो रहे हैं। पूरा बिहार इस वक्त चिंतित है। सूबे में 72 घंटे के अंदर हत्या की 9 घटनाएं हो चुकी हैं।
और इनमें से 2 तो पटना के भीतर की हैं। यही वजह है कि जब चुनाव से ठीक पहले जंगल राज बनाम राक्षस राज की चर्चा हो रही है। क्या चुनाव से पहले अपराधियों को छूट मिल जाती है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में 72 घंटे के अंदर 9 हत्या हो गई। आज हम बारी बारी से आपको बिहार की उन 5 जगहों पर ले चलेंगे जो पिछले 3 दिनों में चर्चा में रही हैं। पटना में 2, नालंदा में 2, मोतिहारी में 1, मुजफ्फरपुर में 1 और सिवान में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पटना के दानापुर में रविवार रात एक स्कूल संचालक की हत्या हो गई। खगौल इलाके में अजीत कुमार यादव अपनी स्कूटी से जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नंदा में डबल मर्डर हो गया। आपसी विवाद के बाद 2 परिवार भिड़ गए, जिसमें एक युवती और युवक की हत्या कर दी गई। शुरुआत 2 परिवारों के बच्चों के बीच मामूली विवाद से हुई, जिसके बाद फायरिंग हुई और 2 लोगों की जान चली गई। बाद में अस्पताल पहुंचे मृतकों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और दोनों शवों को पास की सड़क पर ले जाकर चक्का जाम कर दिया। घटना यह थी कि बुतरू ने ये जा चीनी लेवे जा रहा था, दुकानदार ने उसको कोना पर से गोली चला के उसको मार दिया। विधायक जी उसी को है, सांसद उसी को है, उस सबको पैरवी हो। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को कोई पैरवी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। बच्चे में मालूम हुआ कि झगड़ा हुआ और सब लोग इधर जग में खंड में इधर था और उधर गांव पर चढ़ के क्रिकेट के अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मार कर चला गया। कुछ कड़ाई इसको सब कुछ पैरवी विधायक अथी सब कुछ तय करे, हमने गरीब आदमी के पैरवी। अब आपको मोतिहारी की खबर बताते हैं, जहां कोठिया बाजार में मुहर्रम के जुलूस से लौटते वक्त दूसरे गुट के साथ हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका नाम अजय यादव है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान अजय के चचेरे भाई राजेश राय और निजामुद्दीन के बीच विवाद हुआ था। में भी हुआ कि 2 गुट 2 ताजियां ही आपस में उलझ गए और हल्की फुल्की चोटें आई है। कटिहार में जो मंदिर के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था तो करीब 70-80% लोग गुजर गए थे, लेकिन उसमें कुछ जो नौजुवक थे जो वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की घटना की है। उसके बाद पुलिस डीएमएसपी स्वयं वहाँ पे जा कर के घटना को निवारित किया और कल रात में 4 बजे सभी जुलूसों को पहलाम किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक युवक की हत्या कर दी गई। जिले के काजी मोहम्मद थाना क्षेत्र में चोरी की नीयत से घुसे बदमाशों ने मुमताज आलम की जान ले ली। वैशाली के रहने वाले मुमताज यहां ग्राम रोजगार सेवक के पद पर थे। वारदात के वक्त उनकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में थे। अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के राम राजी रोड में और देर रात चोरों के द्वारा इसी मकान के अंदर पंचायत रोजगार सेवक मोहम्मद मुमताज की चोरी के दौरान चाकू गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार घटना हो रही है? बिहार का जनता सुरक्षित नहीं है। आए दिन जगह पे हर एक जगह पे क्राइम काफी बढ़ रहे हैं। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे मुजफ्फरपुर पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। ये 10 साल से यहाँ क्राइम बढ़ गया। इसमें गार्जियन का सपोर्ट नहीं है बच्चों के थ्रू। बच्चे सर्किल में घूम रहे हैं 10 बजे रात में। और यहाँ सोसाइटी में 10-12 कैमरे लगाना चाहिए हर गली में कि एक्टिविटी को जज किया जाए। इसके पहले शुक्रवार देर रात राजधानी पटना के बड़े उद्योगपति
गोपाल खेमका की उनके घर के पास हत्या कर दी गई। हैरान करने वाली वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जिसमें खेमका के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल सवार पहले से इंतजार कर रहा था। खेमका की गाड़ी रुकते ही मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने उन पर फायरिंग की और वहां से भाग गया। – 2005 में राबड़ी देवी की सरकार के पतन का अहम कारण खराब कानून व्यवस्था को माना गया, जिससे जंगल राज का नाम भी मिला। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की छवि बनाई और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ा। अब चुनाव से ठीक पहले नीतीश के विरोधी हमलावर हैं तो सिर्फ जंगल राज नहीं बल्कि एक नया नाम राक्षस राज भी चर्चा में है। तो बिहार में ना तो वारदात पर कोई कंट्रोल है और ना ही राजनीति में इस्तेमाल होने वाले बयानों पर। चुनाव का मौसम है तो बयानों की भी जैसे आजादी मिली हुई है। ताजा मामला बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का है। कल उन्होंने भगवाए हिंद वाला बयान दिया था और आज उनके जवाब में बंटवाए हिंद का बयान सामने आ गया। ये रिपोर्ट देखिए और पूरा खेल समझिए। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हमारी एक ही प्रार्थना है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जुबान से भगवाए हिंद वाली बात निकली तो दूर तक गई। कांग्रेस के उदित राज ने भगवाए हिंद का जवाब बंटवाए हिंद से दिया। दोनों की बात सुनिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात बात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। आज गजवा हिंद अगर हो रहा है, जिसका डर है इस देश के अंदर, तो उसको रोकने का तरीका यही है कि बंटवा हिंद बंद करिए, भेदभाव बंद करिए और हिस्सेदारी दीजिए सबको, जाति तोड़िए, रोटी बेटी का संबंध करिए। वो आपके भगवा हिंद से कोई नहीं मानने वाला है। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया। अखिलेश बोले कि कपड़े पहनने से कोई बाबा नहीं बन जाता। सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। दरअसल इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के बाद से जाति और धर्म को लेकर राजनीतिक बयानों में नए सिरे से तेजी आ गई थी। अखिलेश यादव ने तब भी धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी की थी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं, कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? उस पर राजनीति बहुत हो रही है। हम यही कहेंगे, एक पिता की 4 संतानें हैं तो पिता को ना तो बड़ा ज्यादा प्रिय होता है ना छोटा, सभी पुत्र समान प्रिय होते हैं। उसी प्रकार हम सब परम पिता की संतानें हैं, भगवान को हम सब परम प्रिय हैं। इसलिए हिंदू को आपस में हिंदू से नहीं लड़ना चाहिए और हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से तो नहीं बन पाएगा। अब और कार्य बढ़ गया है, इसलिए विवाद की जगह संवाद का रास्ता यदि चुने तो भारत में समृद्धि भी होगी और कास्टवाद से ऊपर उठकर के राष्ट्रवाद पे जाना। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर मुद्दे बनते हैं। मुद्दे तो विकास के आधार पर भी बनते हैं, लेकिन उतनी तत्परता से नहीं। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। और बिहार से जुड़ी आज की एक और बड़ी खबर है, वो है वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई।
और ये केवल बिहार की नहीं, अब तो देश की बड़ी खबर बन गई है। दरअसल बिहार में चुनाव है, चुनाव में वोटिंग होती है। वोटिंग के लिए वोटर लिस्ट जरूरी है। लिस्ट रेडी थी, लेकिन दावा है कि चुनाव आयोग ने अचानक आदेश दे दिया कि वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किया जाएगा। मकसद बताया गया, अवैध वोटर को हटाना, सही वोटर को लाना, मतलब गलत आना जाए और सही छूट ना जाए। प्रक्रिया शुरू हो गई। 1 महीने के लिए 1 लाख लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया। पहले बिहार में और अब वेस्ट बंगाल में। कहा गया पिछले दरवाजे से NRC लागू किया जा रहा है। गरीब, मजबूर और बिहार से बाहर रहने वाले वोटर के नाम उड़ा दिए जाएंगे। पहले नेताओं ने विरोध किया, फिर बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आज सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट से कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। किसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसको क्या जवाब दिया, राहत मिली या तारीख, और विरोध का अंजाम क्या दिख रहा है, आइए जानते हैं। तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मनोज झा, महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम स्टे से इनकार कर दिया है, लेकिन सुनवाई के लिए तैयार हो गया और तारीख दी है 10 जुलाई। पहले कोर्ट ने समझा कि इशू क्या है और कोर्ट ने उसके बाद समझ करके थर्सडे की डेट लगा दी है। इस थर्सडे को सुनवाई होगी इस पर लिस्टिंग के लिए, क्योंकि छुट्टी चल रही है, पार्शियल वर्किंग डेज हैं, तो कोर्ट ने परमिशन दी है कि अर्जेंसी को देखते हुए कि पार्शियल वर्किंग डेज में इसको सुना जाएगा, और कोर्ट ने फिर थर्सडे की डेट दी है। कोर्ट को इस बात का संज्ञान है कि किस तरीके से कागज़ जुगाड़ने में यहाँ की जनता को समय लगता है, और वो भी पुराने कागज़ हों अगर तो आई एम श्योर कि जब 10 तारीख को ये मैटर टेकअप होगा तो कोर्ट इसको कंसिडर करेगी। तो पूरा ये दाखिल करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना है, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है, वोटबंदी है। उस संदर्भ में हमने गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सबसे मौलिक अधिकार राइट टू वोट पर काले बादल मंडरा रहे हैं, इसे रोक दीजिए। टाइम फ्रेम दिया गया है वो इम्प्रैक्टिकल है, और अगर उस इम्प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम को परसिस्ट किया गया तो मैं समझता हूँ बहुत से लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, वो अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। तो हमने इसी दोनों वजहों से की वजह से ये हमने सोचा कि इसको सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि गैर कानूनी बातें हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल देने का फर्ज बनता है। 75 साल से चुनाव आयोग की बार बार कोशिश थी कि भाई एक भी व्यक्ति ना छूट जाए। जो व्यक्ति सड़क फुटपाथ पे सोता है उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वोट का अधिकार उसे होना चाहिए। अब पहली बार उस 75 साल की सड़क को छोड़ के अब हम उल्टा चलती हैं कि भाई तुम दिखाओ तुम्हें क्यों होना चाहिए, तुम साबित करो। पहली बार ये हो रहा है। ये लोगों का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने की कोशिश है। नियत जो भी हो, मैं नियत पे नहीं जाता, इसका परिणाम यही होगा। अगर इस आदेश को, जैसा आदेश जारी किया गया था, लागू किया गया तो बिहार के कम से कम 50% लोग जो कि 40 साल से कम के हैं, वो लोग, उनमें से आधे लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हैं, फिर भी जो बेंच है उसने सुनवाई की। जो मुख्य मांग थी उनको पॉइंट वाइज ऐसे समझ सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि नवंबर में चुनाव है, वक्त कम है, वोटरों की संख्या ज्यादा है, वोटर रिवीजन कर पाना असंभव है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, 4 करोड़ वोटर को अपने कागज जमा करने होंगे, समय कम है। 25 जुलाई तक कागज नहीं जमा हुए तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए आधार और वोटर कार्ड को सबूत नहीं मान रहे हैं। अदालत ने सबको सुना और फिर जो बात सामने आई वो ये कि केस की सुनवाई करेंगे। 10 जुलाई को सभी पक्ष आए। चुनाव आयोग के वकील को एडवांस नोटिस दीजिए। अभी बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, तो समय सीमा का हवाला देकर अंतरिम स्टे की मांग का कोई मतलब नहीं है। उधर बिहार में चुनाव आयोग एक्शन में है, वोटर के रिवीजन पर काम जारी है। जिस तरह से हारून सा का फोटो सटेगा, आपका जलीसा का यहाँ सटेगा, आपका दोनों लड़का है। तारीख फिक्स है।
उधर दिल्ली में कई राजनेता चुनाव आयोग के पास पहुंचे और एसआईआर का विरोध किया। हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमारा पहला उनसे पॉइंट ये था कि ये एसआईआर जो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया और हमने उनको अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बताया है, एक एग्जाम्पल दिया है देहरी विधानसभा का 2212 नंबर है उसका, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जून 2025 तक भी लोगों के नाम ऐड हो रहे थे, डिलीशन हो रहा था। तो ये जो फैसला ईसीआई ने इलेक्शन कमीशन ने लिया वो जून में लिया, तो इसका तो कोई जिक्र भी नहीं है क्यों लिया। मजाक बना दिया चुनाव आयोग ने। कभी विज्ञापन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन उसी विज्ञापन के खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ हवा भी है, होश भी है कि कर क्या रहे हैं, कि ऐसे करना चाहिए। हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था इसमें। मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हम हर मंच से ये आवाज उठा रहे हैं। सरकार ने औपचारिक तरीके से इस मुद्दे पर अभी अपना पक्ष नहीं रखा है। चुनाव आयोग रिवीजन को सही ठहरा रहा है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। देश के अंदर जो घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नाम लेकर रखा है, फर्जी आई कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, ये लोग को पूरा वोटर लिस्ट से निकल देना चाहिए। बंगाल में भी होना चाहिए। लाख्स ऑफ आपका जो घुसपैठिया है, खास करके रोहिंग्या मुसलमान, उसका नाम है, उसका फॉल्स आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट फॉल्स है, सब फॉल्स है। ये लोग को डिटेक्ट करके देश की नागरिक ही देश के वोटर होना चाहिए। दिस इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द पुअर। ये प्रक्रिया गरीब प्रवासी नागरिकों के खिलाफ है। वो इतने कम समय में जरूरी दस्तावेज के साथ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये कार्रवाई समझ से परे है और इसका मकसद लोगों का वोट का अधिकार छीनना है। बिहार में वोट देने वालों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विवाद अब पूरे देश में फैल रहा है। बीजेपी के राजनीतिक विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन की व्यवस्था कानून के दायरे में है, इसलिए विरोध की आवाज में लॉजिक कम और इमोशन ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहुत अजीब सी स्थिति है। सुमित अवस्थी भारत के नागरिक हैं। ये कैसे तय होता है? कुछ कागजात होते हैं जो मेरे भारत का नागरिक होने की गारंटी देते हैं। यहां तक कि मुझे अगर ये साबित करना है कि मैं ही सुमित अवस्थी हूं, तो मुझे कुछ कागजों की भी जरूरत होगी। एनआरसी में भी यही विवाद का विषय था कि कागज नहीं है तो क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं, वोटर नहीं हैं? अगर मैं खुद को नागरिक साबित कर दूं लेकिन वोटर साबित ना कर पाऊं, तो मुझे ये बात बहुत उलझन वाली बात लगती है। क्योंकि हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब अगर मैं नागरिक हूं और वयस्क हूं तो मैं वोटर भी हूं। अब अगर किसी के पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, तो फिर उससे रिवीजन में ऐसी चीजें क्यों मांगी जा रही हैं जिनके होने में दिक्कत है? ये एक नागरिक की दिक्कत है। लेकिन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक और ही दावा कर दिया। उनका कहना है कि वोटिंग लिस्ट तो जनवरी में तैयार हो चुकी है, तब उसे खारिज करके चुनाव आयोग जून में रिवीजन क्यों करा रहा है? अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है। ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है। क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? दूसरा, किसी भी विज्ञापन या फेसबुक पोस्ट की जगह राजपत्र अधिसूचना या सार्वजनिक प्रेस नोट के माध्यम से नीति बताई जाए।
क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है, अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका, जो बाहर रह रहे? धान रोपने का समय है, बारिश और बाढ़ का समय है, कहां से हो पाएगा टाइमिंग पे? तो सब लोगों का सवाल है। तो ये एसआईआर का मामला बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार को सुनवाई करेगा और बहुत से लोग जिन्होंने पिटीशन लगाई है चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ, उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। आज तो नहीं मिली, अब देखिए गुरुवार के दिन क्या होता है। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं, जहां भाषा के नाम पर तमाशा खड़ा करने की कोशिशें खत्म होती नहीं दिखती। सबसे ताजा आरोप फिर एक बार एमएनएस पर ही लगा है। आरोप है कि जिस महिला ने मराठी के नाम पर बदसलूकी और मारपीट के खिलाफ आवाज उठाई, उसे निशाना बना दिया गया। और ऐसा खुद किया है एमएनएस नेता के ही एक बेटे ने। हम आपको ये वीडियो तो दिखा सकते हैं, लेकिन इसका ऑडियो नहीं सुना सकते। वजह यह है कि जिस युवक को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उसकी जुबान पर गालियां ही गालियां हैं। जिस महिला को आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो राजश्री मोरे हैं। मुझे गर्व है अपनी जाति पे। वही राजश्री मोरे जिन्होंने मराठी के नाम पर की जा रही मारपीट और गुंडागर्दी का विरोध किया था। मैं जबरदस्ती लोगों पे थोपूंगी नहीं कि आप मेरी लैंग्वेज में बात करो। क्यों? वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान एमएनएस के राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख के बेटे राहिल शेख के रूप में हुई है। आपको तब लगा था कि ये कोई एमएनएस बंदा है जो मुझे टारगेट कर रहा है? आपको कोई शक हुआ था? उस टाइम देखिए, जैसे कि 2 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ है ना, बिल्कुल जब मेरी गाड़ी को मारा गया तो मैंने फटाफट सबसे पहले अपने ड्राइवर को बोला कि क्या हमारी गाड़ी लॉक है? तो उसने बोला गाड़ी लॉक है। तो पैनिक इतनी हो गई थी ना सिचुएशन, मैंने कहा ये है कौन, समझ में नहीं आ रहा है। फिर देन उसके बाद 2 कांस्टेबल मुझे दिखे, मैंने उनको हेल्प मांगी कि सर मेरी गाड़ी को कोई मारे जा रहा है बार बार, प्लीज आप मेरे साथ चलो। वो गाड़ी में बैठे, बहुत, मैं वही कह रही हूँ कि मैं मुंबई पुलिस को थैंक यू बोलती हूँ। एंड देन हम लोग फिर, जब पुलिस वाले मेरे गाड़ी में बैठे हुए थे, उसके बावजूद मेरे गाड़ी को मारा गया उनके सामने। उन्होंने कोई एक्शन लिया उस पर? बिल्कुल। वो उसको जब वो रोक रहे थे, वो रुक नहीं रहा था, फिर वो गाड़ी लेके भाग गया। आगे जाके उसको रोका गया जैसे तैसे। एंड जब वो पुलिस वाले नीचे उतरे, सबसे पहले उन्होंने बोला गाड़ी की चाबी दे। वो गाड़ी की चाबी नहीं दे रहा था। उसकी आईडी कार्ड से ले ली, तब पता चला कि उसका नाम राहिल शेख है। एंड मुझे देखने के बाद तो वो सीधा गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया उसने। इस घटना के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एमएनएस की घेरेबंदी की और आरोप लगाते हुए पूरे केस में एक नया एंगल जोड़ दिया। राजश्री मोरे नाम की एक महिला का वीडियो फिलहाल वायरल हुआ है। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मनसे के एक नेता का उस बेटे ने इस महिला को न सिर्फ गाली दी, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उसके साथ लगातार बदतमीजी कर रहा है। ये जो लड़का है, ये मनसे के कोई उपाध्यक्ष हैं जावेद शेख, उनका सुपुत्र है। कि मनसे वाले मराठी भाषा के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये दरअसल गुंडागर्दी है। इनको न तो मराठी भाषा से कोई लेना देना, न मराठी समाज के मान सम्मान से लेना देना। अगर मराठी भाषकों के मान सम्मान से लेना देना होता तो राजश्री मोरे को कोई गाली नहीं देता। कोई मनसे वाला मनसे का कह करके उसको गाली नहीं देता। राजश्री मोरे का दावा है कि घटना के वक्त युवक ने शराब पी रखी थी और वो थाने में भी पुलिस वालों के सामने अभद्र व्यवहार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मनसे के नेताओं की पूरी पोल इस पूरी कहानी में खुल जाती है कि आखिरकार वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं मध्य प्रदेश की। पत्रकार का काम क्या है? आम आदमी के हित की बात करना, नुकसान पहुंचाने वाले को बेनकाब करना। लेकिन ये काम टीवी में आजकल ना के बराबर हो रहा है। लेकिन मैं और मेरी टीम लगातार इस बात की ख्याल रखती है कि खबरों में आम आदमी की अनदेखी बिल्कुल ना हो। अगर कोई चीज साधारण आदमी के खिलाफ है तो वो देश के सामने आए, छिपने ना पाए। ऐसी ही एक कोशिश है
मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के 2 स्कूलों की यह कहानी। घोर अंधेर है, जगह लोकल है, लेकिन जो वहां हुआ वो बहुत वोकल है। करप्शन की यह स्टाइल ग्लोबल है। आपको याद होगा कि बिहार के चारा घोटाले में स्कूटर में गाय भैंस को ट्रांसपोर्ट किया गया था। सब ऐसी करप्शन कॉमेडी सुनकर हंसते हैं। शहडोल में कॉमेडी ऑफ एरर जारी है। यहां भी करप्शन कॉमेडी से पूरा देश मनोरंजन कर रहा है। लेकिन आप देखिए और अलर्ट रहिए। अगर आपके आसपास ऐसा कोई करप्शन दिखाई दे तो मुझे जरूर संपर्क करिए। एक स्कूल, 4 लीटर ऑयल पेंट, 168 लेबर, 65 राजमिस्त्री, 1,06,984 रुपए खर्च। और ये वो बिल है जिसमें काम का हिसाब लिखा गया है और इसी के आधार पर भुगतान भी कर दिया गया है। पता नहीं मानवीय भूल है या फिर करप्शन में बुद्धि भ्रष्ट है। भुगतान पहले हो गया है और बिल बाद में तैयार हुआ। अब आपको एक और बिल दिखाते हैं। एक स्कूल, 20 लीटर ऑयल पेंट, 275 लेबर, 150 राजमिस्त्री, 10 खिड़की, 4 दरवाजे, 2,31,650 रुपए खर्च। बिल संख्या 240 और 241 में सुधाकर कंस्ट्रक्शन शहडोल ने इतिहास रच दिया है। ये बिल सखंडी और निपनिया गांव में बने स्कूलों के हैं। सोशल मीडिया में नेटिजन इसे देखकर हंस रहे हैं, लेकिन देश के सिटीजन इसे देखकर रो रहे हैं, क्योंकि जिन 2 गांव में स्कूल के नाम पर ये जो कट्टर करप्शन हुआ है, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी स्क्रीन पर ये स्कूल है, इसे देखिए और महसूस कीजिए कि इसकी दीवारों का पोषण कैसे चूस लिया गया है। इन कुपोषित दीवारों के बीच में जो शिक्षा दी जाती होगी, उसमें छात्रों के लिए कितना समर्पण होता होगा। करप्शन की सबूत इंटरनेट पर सवार हो देश घूमने निकल गए तो शिक्षा विभाग का लोकल तंत्र अपनी नींद सो रहा था। टीवी रिपोर्टर्स ने झकझोरा तो अब एक्शन और रिएक्शन का खेल चल रहा है। देखिए अपना नाटक सर, नहीं ये बिल वाला क्या मैटर है आपका जो निकला है फर्जी बाहर? आप ही थे ना परिवार में उस समय? मैं तो दिसंबर से हूँ। सोशल मीडिया के में जो बिल वायरल किया जा रहा है सकंदी और निपनिया का, उसकी जांच कराई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे वो बताया जाएगा। सरकारी स्कूलों की शिक्षा की प्लास्टर बहुत कमजोर है, क्योंकि शिक्षा देने वाले शिक्षकों के दांत में करप्शन का कीड़ा लग चुका है। प्रदेश की राजधानी में शिक्षा का बजट बढ़ रहा है, लेकिन रकम का बेनिफिट स्कूलों से समाज में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। बीच में ऐसी विशाल दीवारें खड़ी हैं जिन्हें रंगने में 200 मजदूर लगते हैं। एनडीटीवी के लिए भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। शायद इसी के लिए कहा गया मजाक में जो चलता है सोशल मीडिया पर कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। इतने सारे मजदूर लगे और इतना ज्यादा काम कुछ लीटर पेंट के लिए। अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली ये करप्शन की कहानी है। आइए आपको मध्य प्रदेश से हिमाचल लिए चलता हूं, जहां भारी बारिश और भूस्खलन ने कहर बरपाया हुआ है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दहला देने वाली है। हमारी टीम वहां पहुंची है। हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से आपको दिखा रहे हैं। आपको मंडी जिले की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पूरे के पूरा बैंक मलबे में दफन हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इसके पहले शायद ही कभी देखी गई हों। बादल फटने से थुनांग का इकलौता बैंक बर्बाद हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर करोड़ों रुपए और लाखों के गहने थे। ये देखिए, ये बैंक है। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और इस बैंक के अंदर लॉकर है। करोड़ों रुपए हैं, लेकिन पता नहीं बह गए। सारे डॉक्यूमेंट लोगों के यहाँ पर थे बैंक के। अब आप देखिए यहाँ पैसे, दस्तावेज, लॉकर के नाम पर यहाँ पर सिर्फ मलबा है, और मलबा भी इतना भरा हुआ है कि इसके अंदर कोई शख्स जा नहीं सकता। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि ऊपरी मंजिल पर दस्तावेज सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन कैश का पूरा लेन देन तो नीचे की मंजिल पर होता था, जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जी सर, बहुत।
अच्छा। और यहाँ का जो मेन जो बैंक है, यहाँ जितने भी एरियाज पड़ते हैं वो उनका मेन यहीं पर है, लेन देन यहीं पर होता था। तो ये लॉकर में भी जिनकी जमा पूंजी रखी होगी वो तो तबाह हो गए, पर नहीं अभी तक इनके रिकॉर्ड्स ऊपर वाली स्टोरी में होते हैं। अच्छा। तो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि रिकॉर्ड्स यहाँ पर सेफ है। अच्छा। और नीचे क्या होता था? नीचे एक्चुअली जमा होता था ना, जैसे कोई पैसा जमा होता है किसी को पैसा लेन देन, कैश भी होता था नीचे। कैश का काम जो है वो बैंक के नीचे होता था, तो वो तो अभी फिलहाल खत्म ही है सर। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीते दिनों बादल फटने और तेज बारिश आने के कारण भारी तबाही मची है। इसका सबसे ज्यादा असर मंडी में देखने को मिला है। ये मंडी जिले के थुनांग की तस्वीरें हैं। मंजर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बुरे हालात हैं। 30 जून से 1 जुलाई के बीच इतनी बारिश हुई, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बाजार हुआ करता था जहां अब मलबा ही मलबा है, रास्ते कहीं दिख नहीं रहे। बारिश और बाढ़ भूस्खलन ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। कई घर धाराशायी हो चुके हैं और दर्जनों घरों में मलबा समा चुका है। दुकानों में कीचड़ घुस गया है। हालात ये हैं कि यहाँ पैदल चलना भी मुसीबत को दावत देना है। इस भयावह तबाही के बाद अब प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सामाजिक संगठन और राहत एजेंसियों की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई स्थानों तक अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। मंडी के अलावा भी हिमाचल के कई जगह तबाही मची है। अब तक जो आंकड़े आए हैं उन पर गौर करें तो बारिश के कारण मची तबाही में 78 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लोग लापता हैं, 115 लोग घायल हैं, 2 नेशनल हाईवे सहित 243 सड़कें बंद हैं, 278 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, 261 पानी की परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। मौसम की ये मार फिलहाल अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आगे के लिए भी अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने सिरमौर, कांगड़ा, मंडी में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं शिमला, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कुल्लू और चंबा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ बारिश के साथ लैंडस्लाइड और जल भराव जैसी मुसीबतें भी हैं। एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल में जिस तरह की तबाही मची है उसने साल 2023 की याद दिला दी है। तब कुल्लू जिले की सेंज घाटी में तबाही मची थी। इस बार मंडी के थुनांग में कुछ कुछ वैसा ही हाल दिख रहा है। किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का एक पैमाना यह है कि उसके यहाँ अमीरों और गरीबों के बीच की खाई कम से कम हो। इस मामले में वर्ल्ड बैंक के हवाले से आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आय की समानता में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। सरकार इसे बीते 11 साल की अपनी तमाम आर्थिक और सामाजिक नीतियों की कामयाबी का असर बता रही है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा। शुक्रिया सुमित। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे आगे हैं। जापान के साथ कड़ा मुकाबला है, लेकिन फिलहाल जापान पीछे है। भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इस बीच वर्ल्ड बैंक का एक ताजा आंकड़ा आया है जिसके मुताबिक भारत में आर्थिक असमानता भी काफी घटी है और भारत दुनिया के मोस्ट इक्वल कंट्रीज में शुमार हो चुका है। बल्कि इस मामले में भी 167 देशों में भारत चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस ही इस मामले में भारत से आगे हैं। इसका मतलब यह है कि बस इन देशों में ही आर्थिक असमानता भारत से कम है, समानता ज्यादा है, यानी वहां अमीरों और गरीबों के बीच की खाई काफी कम है। इस मामले में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन भारत से पीछे हैं। वहां आर्थिक असमानता भारत से ज्यादा है। आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, जितना ज्यादा होगा इसका मतलब आर्थिक असमानता उतनी ज्यादा है। बल्कि G7 और G20 के हर देश में आर्थिक असमानता भारत से ज्यादा है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह उपभोग आधारित जिनी इंडेक्स है। अगर आय आधारित जिनी इंडेक्स की बात करें तो उसमें असमानता भारत में बढ़ी है, लेकिन भारत सरकार ने उपभोग आधारित जो आंकड़ा है वही ज्यादा आगे बढ़ाया है। अब सवाल यह है कि आर्थिक असमानता कितनी है, इसका पता लगाया कैसे जाता है। दरअसल इसके लिए एक इंडेक्स है जिसको जिनी इंडेक्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडेक्स अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और परिवारों के बीच आय और उपभोग यानी कंजम्पशन के अंतर का अध्ययन करता है और ये देखता है कि बंटवारे में
यानी जो संसाधन है उनके बंटवारे में कितनी असमानता है, समान बंटवारा है या नहीं, अगर नहीं है तो कितना नहीं है। ये इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने पर दुनिया के देशों को परखता है। जिस देश में आर्थिक समानता जितनी कम होगी उसका नंबर 100 के उतने पास होगा, यानी आर्थिक असमानता कम और असमानता ज्यादा। किसी का जिनी इंडेक्स अगर 100 है तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक असमानता वहां पर है। 0 के जितने पास होगा आर्थिक समानता उतनी ज्यादा होगी। अगर किसी का जिनी इंडेक्स 0 है तो इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी यानी पूरी तरह से समानता, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। अब इसे एक तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसानी से कि मान लीजिए कोई देश है, जिनी इंडेक्स उसके अमीरों और गरीबों के बीच असमानता बता रहा है। अगर असमानता सबसे ज्यादा होगी तो जिनी इंडेक्स 100 होगा, एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है और एक जो बहुत ज्यादा गरीब है। अगर ये असमानता कुछ कम होती है सरकारी नीतियों की वजह से तो आप देखेंगे कि ये ऊपर बढ़ गया, यानी कि असमानता कुछ कम हुई है, थोड़ी स्थिति की दूसरे पक्ष की गरीबों की बेहतर हुई है तो जिनी इंडेक्स कम हो जाएगा। अगर ये और भी ज़्यादा बेहतर होती है किसी की स्थिति, अगर हम अगले उसमें देखें तो ये इंडेक्स और कम हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति और पढ़ लिख करके नौकरी करता है और एक अमीर आदमी है, दोनों के बीच का अंतर कम है तो जिनी इंडेक्स और कम हो जाएगा। और अगर जो गरीब है वो आदमी और बेहतर हो जाए, उसकी स्थिति दूसरे व्यक्ति की जैसे ही हो जाए तो फिर जिनी इंडेक्स 0 हो जाता है। हालांकि ये भी एक काल्पनिक स्थिति है दुनिया में, अभी जो जिनी इंडेक्स है वो किसी भी देश का 0 नहीं है। तो ये बहुत आसानी से समझने के लिए है कि जिनी इंडेक्स होता क्या है। अगर हम किसी देश के हिसाब से देखें, अगर 2011-12 के मुकाबले देखें तो जिनी इंडेक्स में भारत 28.8 से 2022-23 में 25.5 पर आ गया, लेकिन ये उपभोग आधारित इंडेक्स है और विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार ने आय आधारित इंडेक्स क्यों नहीं दिखाया, उपभोग आधारित इंडेक्स ही क्यों दिखा रही है। वैसे गरीबी को कैसे आंका जाए वर्ल्ड बैंक ने यह भी तय किया हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा की समीक्षा की और प्रतिदिन $3 से कम खर्च करने वाले को अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे माना, यानी जो $3 से कम ही खर्च कर सकता है एक दिन अपने रहने सहने के लिए, जबकि पहले ये $2.15 प्रतिदिन था। ये वो न्यूनतम आय है जो प्रतिदिन किसी की मौलिक जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी है। वर्ल्ड बैंक द्वारा गरीबी रेखा की नई परिभाषा के आधार पर भारत में अत्यधिक गरीबी रेखा में तेजी से गिरावट दिखी है। 2011-12 में 27.1% थी, जो 2022-23 में 5.3% आ गई है। लेकिन ये $3 के हिसाब से, अगर पुरानी परिभाषा देखें जो $2.15 प्रतिदिन है, उस हिसाब से 2022-23 में अत्यधिक गरीबी जो है 16.2% से घटकर 2.3% आ गई। सरकार का दावा है कि यह आंकड़े उसकी तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाओं से लोगों को मिले फायदे की तस्दीक कर रहे हैं। उधर विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है, इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है। कांग्रेस का तो कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में 118वें स्थान पर है और वो सरकार पर आंकड़ों के साथ भी गड़बड़ करने की आरोप लगा रहा है। और अब बाकी खबरों के लिए चलते हैं वापस अपने सहयोगी सुमित अवस्थी के पास। शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और खबरों की खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो कुछ और खबरें हैं मेरे पास, कहीं जाइएगा मत, अभी लौट के आ रहे हैं।